हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगी ट्रांजिशनल एज के बारे में। इसका जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो टाइम पीरियड है वो 1745 से 1798 तक का है और इस एज को ट्रांजिशन एज, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांजिशन एज नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब होता है मध्य, बीच का। ये एज जो थी क्लासिकल एज और रोमांटिक एज के बीच की एज थी। ऐसी एज जहाँ क्लासिसिज्म अपनी एंडिंग की ओर था और रोमांटिसिज्म की स्टार्टिंग थी। इस एज के अंदर हमें क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म का एक मिक्सचर ब्लेंड देखने को मिलता है। वहीं इस एज का नाम एज ऑफ सेंसिबिलिटी इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो हमारे क्लासिकल रूल्स जो थे उनसे अलग इसमें जो हमारी इंस्टिंक्ट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनको प्रायोरिटी मिलने लगी थी। और एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन इसलिए कहते हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इस एज के डोमिनेटिंग राइटर थे। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें ये बताया जाएगा कि ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि जिसके वजह से इसको ट्रांजिशन एज का नाम दिया गया। क्या क्या ऐसा होने लगा था, क्या क्या बदलाव ऐसे आने लगे थे कि ट्रांजिशन एज हुई। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इसमें रिटर्न टू नेचर। इसमें एक ये हुआ कि इसमें दो टाइप के राइटर हुए। एक तो वो थे कि जो पूर्णतः क्लासिसिस्ट थे या रोमांटिक्स थे। कुछ ऐसे थे जिनके अंदर एक ब्लेंड था, जिनके हमें वर्क के अंदर क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म दोनों देखने को मिलता है। और थॉमसन का एक वर्क आया था, थॉमसन राइटर हैं, सीजन्स नाम से एक वर्क आया था 1730 में। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से ही रोमांटिसिज्म की स्टार्टिंग हुई, बिगनिंग हुई, और यही वर्क रोमांटिक रिवाइवल के रूप में भी इसने आगे को बढ़ाया। फर्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांजिशन एज की वो है रिटर्न टू नेचर। क्या था? ट्रांजिशन एज के जो राइटर थे उनका पोइट्री के अंदर हमें नेचर से रिलेटेड एलिमेंट्स देखने को मिलने लगे थे। अब क्या होता है, उन्होंने जो अब तक आर्टिफिशियल जो बनावटीपन राइटिंग के अंदर देखा जाता था उसको त्याग दिया था और अब वो जो वास्तविक नेचर से रिलेटेड जो वातावरण था उसमें बात करने लगे थे। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ग्रे की एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड रिप्रेजेंटेटिव पोएम के रूप में आ सकती है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें ही एक इवनिंग का, शाम का टाइम है इवनिंग का, और जितने भी फार्मर्स हैं वो अपने घर को लौट रहे हैं। मंदिर में इवनिंग की जो बेल बज रही हैं, गिरजाघर में भी बेल की सुनाई आ रही है। एक और पशु भी जो अपने हैं वो सब अपने मालिकों के संग लौट रहे हैं। एक इवनिंग का जो नेचुरल जो सीन दिए हैं फर्स्ट ओपनिंग स्टैंजा में ही, इससे ये पता चलता है कि ट्रांजिशन एज के जो पोएट थे, जो ये राइटर थे, उन्होंने अपने वर्क के अंदर नेचर को देना शुरू कर दिया था। वहीं हम दूसरे की बात करें, विलियम ब्लेक दूसरे राइटर हैं, पोएट हैं। उनका एक वर्क है द टाइगर नाम से, और उसमें इन्होंने टाइगर को स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल रिवोल्ट का सिंबल बनाया है और उसके अंदर उन्होंने डिवाइन पावर को शो करा है। तो क्या है, ट्रांजिशन एज के जो राइटर थे वो अब नेचर की तरफ लौटने लगे थे। उनके वर्क के अंदर हमें प्रकृति के कई रूप देखने को मिलने लगे थे। सेकंड आता है इंटरेस्ट इन कॉमन मैन। अब तक क्या था कि ट्रांजिशनल जो पोएट्स थे उन्होंने कॉमन जो साधारण मनुष्य थे उनको थीम लेकर ही अपनी राइटिंग करनी स्टार्ट करी। उनकी माइजरेबल लाइफ्स बताई
किस तरह का वो जीवन जीते थे, क्या किस तरह का वो वर्क करते थे। ग्रे का जो एलेजी है उसके अंदर उन्होंने जो वहाँ के फार्मर्स थे, जो उसके एसेंटर्स थे, जो उसके विलेजर्स थे, उनके लाइफ के बारे में बताया है। उनके बताया है कि वो उनके जो उनके जो डोमेस्टिक जॉयज थे वो बहुत सिंपल थे। उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो जिससे वो अपने को डेवलप कर सकें। उनका जो डेस्टिनी थी, उनका जो वो भी बहुत ऑब्सक्योर था। मतलब क्या, कभी भी उनके भाग्य ने साथ नहीं दिया। वहीं उसने जो उस टाइम के रिच पीपल थे, जो एम्बिशियस पीपल थे, उनसे भी ये कहा है कि उनके ऊपर लाफ नहीं करनी चाहिए। उनके लेबर पे जो वो लेबर करते हैं, हार्ड वर्क जो करते हैं, उनके ऊपर हमें लाफ नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने रिच पीपल से भी कहा है कि हालांकि उनके जो लाइफ थी वो हमें उनकी नफ़रत भरी निगाहों से हमें नहीं देखना चाहिए। इस तरह से ट्रांजिशन एज के जो पोएट थे, जो राइटर थे, उन्होंने अपने जो राइटिंग की थीम थी कॉमन मैन को लिया, आर्टिफिशियलिटी को त्याग कर रिटर्न टू नेचर की तरफ गए। नेचर को अपनी पोएट्री की या प्रोज का जो भी था वर्क बनाया, और कॉमन पीपल को अब उन्होंने सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में रखा। जो कहना था कॉमन पीपल को, ये जो यथार्थ था, जो वास्तविकता थी, उसको वो सामने लेकर आए। नेक्स्ट क्या था, रिवोल्ट अगेंस्ट रोटन ट्रेडिशन। अब इसमें क्या क्या था, किस चीज़ के विरुद्ध था, किस चीज़ के पीछे विरोध हो रहा था। जो क्लासिकल एज में हमारे मीटर चल रहे थे, जो हीरोइक कपलेट चल रहे थे पोइट्री के अंदर, अब ट्रांजिशन एज में इन सबको यूज नहीं करा गया था। इसकी जगह क्या ले ली थी, रस्टिक लाइफ, जो हमारी देहाती जीवन, जो गांव का जीवन था, उसके प्रति प्रेम दिखने लगा था, लिरिकल ब्यूटी दिखने लगी थी, और सब्जेक्ट मैटर जो था वो सिंपल हो गया था। हीरोइक कपलेट और मीटर में एक चीज़ जो बन जाती है वो अब सिंपलिसिटी ने ले ली थी। और जो न्यू क्लासिकल एज में कॉन्टेम्प्रेरी लाइफ दिखाई गई थी, आर्टिफिशियल कॉन्टेम्प्रेरी लाइफ दिखाई गई थी, उसके विरुद्ध भी अब उसके वर्क आना शुरू हो गया था। थॉमस ग्रे रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं ट्रांजिशनल एज के, और इनकी पोएट्री के अंदर हमें क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म दोनों देखने को मिलता है। ये हार्ट से तो रोमांटिक थे, लेकिन इनका एक्सप्रेशन जो था वो क्लासिकल था। जहाँ इन्होंने एलेजी के अंदर क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म दिखाया है, वहीं थॉमस ग्रे के दो ओड हैं, प्रोग्रेस ऑफ पोजी और द बार्ड। इसके अंदर इन्होंने रोमांटिसिज्म को शो करा है, और उसमें भी द बार्ड जो है सबसे ज़्यादा रोमांटिक टोन में है। इसमें जो अगस्तन एज का जो ट्रैक चल रहा था वो सब खत्म हो गया था। पहले जो अगस्तन एज में जो हीरोइक कपलेट, कन्वेंशनल मीटर जितने भी चल रहे थे, अब इससे आगे बढ़ गया था। अब रोमांटिसिज्म का जो क्या मेन फीचर्स होते हैं, फीलिंग फॉर नेचर और सेंस ऑफ द हिस्ट्रिकल पास्ट, ये हम थॉमस ग्रे की पोइट्री के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारा लव फॉर सुपर नेचुरल स्टोरीज, र्यून्स एंड हॉरर्स। इसमें क्या था देखिए, सुपर नेचुरल अलौकिक शक्तियाँ जितनी भी थी हमारी, उसके लिए क्या होना शुरू हो गया था कि इसमें विलियम ब्लेक की जो द लैम्ब है उसमें फिलॉसफी दिखाई गई है, बहुत सिंपलिसिटी। जैसे हमने बताया कि क्लासिकल एज में सब्जेक्ट जो था सब सिंपल होता था, ऐसे ही ब्लेक की पोएम है द लैम्ब। इसमें क्या दिखाया, देखो फिलॉसफी लाइफ क्या दिखाई गई है। इसमें एक बच्चा लैम्ब से पूछता है, लैम्ब से बात कर रहा है कि तुम्हारा मेकर कौन है, और वो बच्चा ये भी कहता है उस लैम्ब से कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मेकर कौन है, तुम्हें जीवन किसने दिया, तुम्हें खाना कौन देता है, तुम्हें किसने ये स्ट्रीम्स प्रोवाइड करी हैं, किसने वाटर प्रोवाइड करा है, किसने ये चरागाह दिए हैं, किसने तुम्हें घास दी है, तुम्हें किसने ये ब्राइट
आइज़ दी हैं, ये सब वो बातें करता है। और वो कहता है गॉड ने तुम्हें बनाया है, लैम्प हे तुम्हें लैम्प गॉड ने बनाया है। इसमें अब इसमें राइटर ने क्या बताने की कोशिश करी है, आयरनी भी शो करी है। जहाँ हमारे जो नॉर्मल ग्रोथ बड़े जो लोग होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता, वो इस चीज़ से अनजान है। वहीं छोटा बच्चा लाइफ की फ़िलॉसफी को कितने अच्छे से समझता है। वो लैम्प के राइटर ने, पोएट ने, ब्लेक ने जो बच्चे के माध्यम से एक ऐसी फ़िलॉसफी दिखाने की कोशिश करी है लैम्प के कि तुम्हें इस गॉड ने बनाया है, इस तरह से बताकर कि बच्चा में समझ कितनी है, जो मेन पीपल हैं उनके कंपैरिजन में कितनी समझ रखता है। अब नेक्स्ट हमारा जो है इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था, ठीक है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या होना स्टार्ट हुआ था, जो 18वीं सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, इसमें न्यू आइडियाज़ आने शुरू हो गए थे। अब इसमें क्या था, रिवोल्यूशनरी आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ भी कैसे, रिवोल्यूशनरी, और ह्यूमैनिटेरियन फीलिंग आने स्टार्ट हो गई थी। फ्रेंच रिवोल्यूशन ने 3 स्लोगन भी दिए थे, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। फ्रेंच रिवोल्यूशन का प्रभाव भी, रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ का प्रभाव भी ट्रांजिशन एज की राइटिंग्स में या वर्क्स में देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्या था, डेक्लाइन ऑफ पार्टी फ्यूडल। अब पहले से ही बिक्स और टोरी पार्टी चलती जा रही थी, लेकिन अब उसमें जो वो तो अभी भी कंटिन्यू थी, लेकिन उनकी जो बीटरनेस थी या उनके ऊपर जितना लिखा जा रहा था वर्क, अब पहले जैसी बात नहीं रही थी। जैसे राइटर्स के या पोएट के जितने भी वर्क होते थे, कोई राइटर बिग है, कोई टोरी है, वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हुए वर्क लिख रहा है। पॉलिटिकल एज थी वो इससे पीछे वाली। लेकिन अब बिग और टोरी तो पार्टी अभी भी थी, लेकिन उनकी जो प्रीवियस बिटरनेस थी वो कम हो गई थी। पॉलिटिकल पैम्पलेट आने अब कम हो गए थे, और राइटर ने जो अपना इंटरेस्ट बनाया, लिटरेरी पर्सन ने जो अपना इंटरेस्ट बनाया, वो पब्लिक को फोकस करते हुए बनाया। पब्लिक ही उनकी मेन थीम होनी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है हमारा द ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट। इसमें क्या था, अब ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट क्या था, इसमें डेमोक्रेसी बढ़नी शुरू हो गई थी। रैपिड ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की शुरुआत बढ़ना शुरू हो गया था। और इसमें भी जो स्ट्रेस दिया गया, जो मेन पॉइंट पे फोकस करा गया, वो इंडिविजुअल को दिया गया, इंडिविजुअल माउथ ऑफ मैन। अब पीपल जो थे वो किसकी तरफ झुकने लगे, वो जो 3 नोशंस थे हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, जो 3 नोशंस थे, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये 3 इनकी तरफ बढ़ने शुरू हो गए थे। वहीं एक हमें और देखने को मिलता है इसके अंदर, इसमें रिवाइवल ऑफ लर्निंग होनी स्टार्ट हो गई थी। माइल्ड रिवाइवल देखने को मिलना स्टार्ट हो गया था। क्या, रिवाइवल ऑफ लर्निंग, किस चीज़ का, कि राइटर इसमें जो थे, जो ओल्ड ऑथर्स थे, जैसे चौसर हैं, मिल्टन हैं, शेक्सपियर हैं, इन सब के ऊपर एडिटिंग करनी स्टार्ट कर दी थी, उनके ऊपर स्टडी करनी स्टार्ट कर दी थी। और इसमें भी क्या था, जो हमारा रिवाइवल हुआ वो बैलेट का हुआ, बैलेट का रिवाइवल हुआ। बैलेट का क्या था, बैलेट हमारी एक ऐसी पोएम होती है जो किसी स्टोरी को बताती है और ट्रेडिशनली म्यूजिक पे सेट होती है, क्वार्ट्रेन के रूप में होती है, और इसकी राइमिंग स्कीम ABCB होती है। बिशप पर्सी का रेलिक्स नाम से कलेक्शन आया था बैलेट का 1765 में। तो इसमें जो था किस चीज़ का रिवाइवल होना शुरू हुआ, जो ओल्ड ऑथर्स थे, चौसर, मिल्टन, शेक्सपियर, इनका रिवाइवल होना शुरू हुआ। और वहीं लिटरेरी फॉर्म की बात करें, लिटरेरी जैनर की बात करें, पोइट्री की, तो बैलेड इसमें
जो हमारा एलिजाबेथन एज में चल रहा था वो अब ट्रांजिशन एज में भी आना शुरू हो गया था। माइल्ड रिवाइवल लर्निंग का हो गया था। अब देखिए मेजर राइटर्स ऑफ दिस एज एंड देयर मेजर वर्क्स। सैमुअल जॉनसन, जैसे कि बताया, इस एज को एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है। सैमुअल जॉनसन ने इसमें 3 वर्क लिखे, डिक्शनरी, प्रीफेस टू शेक्सपियर और लाइफ्स ऑफ द इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। ये 3 वर्क क्या थे देखिए। अब मैंने पहले ही बताया था कि और इस टाइम के जो राइटर्स थे वो पीछे के ओल्ड ऑथर्स को पढ़ना शुरू कर दिया था। डिक्शनरी सैमुअल जॉनसन का जो वर्क है ये मोस्ट फेमस वर्क में आता है, 1755 में पब्लिश्ड हुआ था। प्रीफेस टू शेक्सपियर ये इन्होंने विलियम शेक्सपियर के लिए लिखा है। और लाइफ्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स में इन्होंने 52 राइटर्स जो पीछे के हुए थे इनके बारे में, इनकी बायोग्राफीज थोड़ा इनके बारे में बताया है सैमुअल जॉनसन ने। नेक्स्ट आते हैं हमारे ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ के वर्क की बात करें तो इनके जो वर्क में मिलेगा रूरल लाइफ देखने को मिलेगी, नेचर देखने को मिलेगी। इन्होंने जो कुछ लिखा वो ह्यूमन के ऊपर लिखा, ह्यूमन सिंपैथी देते हुए लिखा। और इनके जो एक्सप्रेशन थे वो सिंप्लिसिटी को लिए हुए थे। इनकी जो ये बुक वर्क है द ट्रैवलर, ये ट्रैवलर जो वर्क है हीरोइक कपलेट में लिखा हुआ है। और इसमें भी किसकी वंडरिंग दिखाई है, कहाँ का सीन दिखाए हैं, यूरोप के। इसके अंदर हमें इनकी सिंपल और पॉलिश्ड लैंग्वेज देखने को मिलती है। वहीं द डिजर्टेड विलेज की बात करें, ये जो है इसके अंदर ओलिवर गोल्डस्मिथ ने अपनी जो यूथ की मेमोरीज हैं उसको दिया है। इसकी जो थीम दी है इन्होंने यूथ की मेमोरीज को दी है। थॉमस ग्रे की बात करें, इलेजी ने रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये आपको बताई चुकी हूँ पीछे। इसमें क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म का मिक्सचर देखने को मिलता है, रिटर्न टू नेचर भी देखने को मिलती है और कॉमन सब्जेक्ट की थीम देखने को मिलती है। वहीं द बार्ड और द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी जो हैं ये इनके दोनों ओड हैं। और इसके अंदर भी जो उन्होंने अपनी क्या दी है, प्रोग्रेस ऑफ पोएजी और बार्ड के अंदर भी इन्होंने इंस्पायर्ड सिंगर, पोएट को इंस्पायर्ड सिंगर के रूप में दिखाया है और न्यू कॉन्सेप्शन दिया है। वहीं अब इनकी बात करें विलियम कॉलिंस की क्या थी, ओड टू इवनिंग। ये ओड है, ये भी ओड है जिसमें किसी को एड्रेस करा जाता है और इसमें इवनिंग को एड्रेस किया गया है। इसमें इवनिंग को गोडेस के रूप में, निम्फ के रूप में, मेड के रूप में दिखाया गया है। और इसकी जो थीम है हमें नेचर, डार्कनेस, लाइफ, डेथ देखने को मिलती है। वहीं बात करें विलियम कॉपर की, विलियम कॉपर के जो ये 3 वर्क हैं कौन कौन से, द प्रोग्रेस ऑफ एरर, द टास्क, ट्रूथ। इसके अंदर हमें न्यू क्लासिकल एज के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर द प्रोग्रेस, किसके अंदर देखो, द प्रोग्रेस ऑफ एरर में, ट्रुथ में, टेबल टॉक में, इसके अंदर हमें न्यू क्लासिकल एज के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। और जो ये टास्क है इनका, इसके अंदर हमें होमली सीन्स, वुड्स के, प्लोमैन के जो कॉमन पीपल थे उनकी थीम देखने को मिलती है, जहाँ इन तीनों में न्यू क्लासिकल, इन तीनों में न्यू क्लासिकल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। वहीं इसी के अंदर हमें होमली सीन्स और ब्रुक्स, झरने, प्लोमैन, सब नेचर को लेकर एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इसके जो मेन राइटर्स थे विलियम कॉपर, विलियम कॉलिंस, थॉमस ग्रे, ओलिवर गोल्डस्मिथ, सैमुअल जॉनसन, विलियम ब्लेक, ये ट्रांजिशन एज के मेन राइटर्स थे
फोररनर के रूप में थे, जो रोमांटिसिज्म आने वाली थी। स्पेशली थॉमस ग्रे तो फोररनर के रूप में ही आते हैं। थैंक यू।